हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। परिहा, तुम इसे फजूल में परेशान कर रही हो और कुछ नहीं। पहले तो उसे इस तरह की उलझन में फंसा देती और फिर खुद ही तरस खाकर उसे सब कुछ सच बता दूंगी कि उसकी चीजें तुमने छुपाई हैं। क्यों करती हो तुम रोज ये काम? अरे बड़ी अम्मा, मुझे बहुत मजा आता है साइम को परेशान करने में। अच्छा, कभी ये हरकत तुम दाइम के साथ करो तो तुम्हें पता चले ना। दाइम का नाम सुनकर अब तो परिहा के हाथों की हरकत रुक गई थी। क्या हो गया? उन जल्लाद का नाम क्यों ले रही हैं? अब अगर सुन भी लिया ना तो अभी के अभी मुझे यहीं खत्म कर देंगे। अल्लाह अल्लाह करो लड़की, कैसी बातें करती हो? मेरे बेटे को तुमने जालिम बनाया हुआ है। परिहा उस वक्त अपनी ताई जान से बहस कर रही थी। ये उसका रोज का काम था। रोज वो अपने कजन साइम की कोई ना कोई चीज छुपा देती और जब साइम वो चीज ढूंढता तो हंस हंस कर लोट पोट हो जाती। ऐन में थक हार कर उसे खुद ही वो चीज लाकर दे देती और बताती कि वो उसने छुपाई थी। इस वक्त हवेली में एक जंग बर्पा हो जाती थी। अभी भी वही हुआ था। साइम ने जब अपनी टाई ढूंढी तो उसे कहीं ना मिली। अपनी माँ के कमरे में आया लेकिन उन्होंने कहा उन्हें भी नहीं पता। मुलाजमों से भी पूछा लेकिन किसी को उसकी ब्लैक कलर की टाई ना मिली। आज उसने यही टाई लगाकर जानी थी जिस चीज का फायदा परिहा ने उठाया था। वो अपने चचा साईं के कमरे में गया तो उसकी सोच के मुताबिक परिहा वहीं अपने वालिद साहब के साथ बैठी फजूल की बातें कर रही थी। परिहा ने जब साइम के लाल भंवर चेहरे को देखा तो अपने बाबा के बाजू से सर टिका दिया और बोली, बाबा आपको पता है आज मेरा हलवा पूरी खाने का दिल कर रहा है। उन्होंने हैरत से अपनी बेटी को देखा और फिर बोले, क्या हो गया? तुमने अभी तो इतना सारा खाना खाया, नाश्ता किया है? परिहा ने कहा, बाबा जान क्या हो गया है? आप मेरे नाश्ते पर नजर रख रही हैं। उन्होंने कोई जवाब देना चाहा तभी साइम आगे बढ़ा और बोला, चचा साईं आप इस छिपकली से पूछकर बताएं कि मेरी टाई कहाँ है। मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं। आपको पता है मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। परिहा ने खुद को छिपकली कहने पर दोनों हाथ कमर पर रखे और बेड पर ही खड़े होते बोली, ओ मगरमच्छ कहीं के, मुझे क्या पता तुम्हारी टाई कहाँ होगी? मैं तुम्हारी अलमारी थोड़ी हूं। एक मिनट में परिहा के वालिद को अपनी बेटी की चालाकी समझ आ गई थी। साइम से बचने के लिए ही तो वो उनसे राजो न्याज की बातें करके टाइम जाया कर रही थी। उन्होंने परिहा को देखा तो बोले, परिहा गलत बात है बेटा, उसे ऐसे परेशान मत करो। जाओ दो उसकी टाई कहाँ छुपाई है? परिहा ने कहा, बाबा आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे क्या पता इसकी टाई कहाँ है? इस घर में जो चीज गुम होती है पूरा घर मेरे पीछे लग जाता है। मैं कोई चोर हूं क्या? मैं कोई स्मगलर हूं? एक ही लड़की हूं घर में, वो भी मासूम सी। परिहा के वालिद ने अपनी बेटी की ड्रामेबाजी देखी और साइम से बोला, बेटा मेरी टाई पहनकर चले जाओ, इससे तो तुम नहीं जीत सकते। परिहा ने अपने बाबा को हैरत से देखा और बोली, क्या हो गया है बाबा, आप तो मेरा यकीन करें। उन्होंने अपनी ड्रामेबाज बेटी को देखा और बोले, चुप हो जाओ, साइम बहुत गुस्से में है। साइम ने उसे देखा और बोले, चाचू किसी दिन ये मेरे हाथों से हलाल हो जाएगी। और वो कमरे से जाने लगा। तभी परिहा ने पीछे से आवाज लगाते कहा, ओ मेंढक कहीं के, जाकर देखो तुम्हारे दरवाजे के पीछे लगी हुई है तुम्हारी टाई। हलाल हो जाएगी? तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी मैं। परिहा नाम है मेरा, परिहा। डरती नहीं हूं मैं किसी से, समझे ये बात? ये कहकर परिहा अपने बाबा के पीछे छुप चुकी थी क्योंकि साइम के कदम अपनी जानिब बढ़ते देख चुकी थी। साइम ने अपने चाचू को देखा और बोला, मेरे प्यारे चाचू, मैं आपको कह रहा हूं इसे समझा ले। रोज रोज यही करती है मेरे साथ, मुझे देर हो जाती है। वहां भाई मुझे बातें सुनाते हैं। मेरी तो जिंदगी अजाब कर दी है आपकी इस पागल छिपकली बेटी ने। अब की बार परिहा बेड से उतरी और अपने लंबू कजन के सामने जाकर खड़ी हुई। बोली, क्या तुम मेरे बाबा को धमकियां दे रहे हो? मुझसे बात करो। उसकी हाइट को टॉन्ट करते साइम ने कहा, पहले तो मेरे बराबर का कद लेकर आओ, फिर तुमसे बात करूंगा। ये सुनकर परिहा ने हैरत से अपने बाप को देखा जो कि हंस रहे थे। तभी बोली, मैं छोटी नहीं हूं, तुम ज्यादा लंबे हो।
बाबा आदम कहीं के। साइम का ज्यादती से सुर्ख होता चेहरा परिहा को सुकून दे गया और जब्त करके कमरे से निकल गया, जबकि दूर उसे परिहा की बात सुनाई दे रही थी। बाबा, आप इसकी बात पर हंस रहे हैं? मैं छोटी नहीं हूं, वो हद से ज्यादा लंबा है। मेरी हाइट बिल्कुल ठीक है बाबा, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है। तुम देखना मेंढक लंबू कहीं के, तुम्हारे साथ अब परिहा क्या करती है। आए बड़े लंबू कहीं के, तुम एक नंबर की मेंढक हो, मेंढक, हरे रंग का मेंढक, लंबा मेंढक। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखा। अच्छा बेटा, छोड़ो ये सब कुछ और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है। परिहा भी अपने दिल की भड़ास निकालकर अपने बाबा के साथ बैठी पढ़ाई की बातें करने लगी थी। छोटी उम्र में ही उसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई थी। बड़ी अम्मा ने उसका ख्याल रखा था और उसकी परवरिश की थी। उनके 2 बेटे थे। परिहा अपने ताया जान के साथ और अपने बाबा के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। जद्दी पुश्ती दौलत मौजूद थी, शहर में अच्छा कारोबार था, लेकिन वो अपनी आबाई हवेली में रहते थे। परिहा को फितरती खूबसूरती से बहुत ज्यादा प्यार था। वो भी दिलजोई के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वक्त अच्छा गुजर रहा था। बड़ी अम्मा के 2 बेटे थे, साइम और दाइम। साइम नटखट और हंसमुख लड़का था, जबकि दाइम बहुत संजीदा और कारोबार में ही मसरूफ रहने वाला लड़का था। परिहा के मुताबिक वो बहुत ज्यादा खड़ूस है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। वो परिहा को पता नहीं क्यों पसंद नहीं था। वो तो पूरे घर वालों का फेवरेट था, सबका ख्याल रखना। छोटी उम्र में ही अपने बाबा के साथ उसने बिजनेस देख लिया था। अपने चाचू से वो बहुत प्यार करता था, उनकी बहुत इज्जत करता था। शरारती सी परिहा उसे बहुत अच्छी लगती थी। न जाने उसकी शख्सियत में कैसे संजीदगी घुलती गई कि वो हर एक से एक फासला कायम करने लगा। बहुत मर्तबा दाइम की वालदा ने कहा कि वो सबके साथ घुला मिला करे, बात किया करे, लेकिन दाइम हमेशा वक्त की कमी का बहाना बनाकर उस बात से पीछे हट जाता। ताई जान फिर अपने बेटे को उसके हाल पर छोड़ दिया करती, क्योंकि उन्हें कहीं से पता चला था कि वो किसी लड़की को पसंद करता था और उस लड़की की शादी हो चुकी है। उन्हें लगा वक्ती जख्म है, लेकिन दाइम पर उस चीज का इतना असर हुआ कि उसने अपनी जात को ही खुद तक महदूद कर लिया। साइम ने अभी अभी बिजनेस ज्वाइन किया था, वो चीजें सीख रहा था। दाइम को उसका लेट आना बहुत ज्यादा बुरा लगता। वो इस बात पर काफी मर्तबा उसकी क्लास ले चुका था, लेकिन साइम हमेशा अपने भाई को मना लेता। वो जाकर ये नहीं बता सकता था कि परिहा रोज उसके साथ तमाशा लगाती है। अगर वो बता देता तो परिहा को भी डांटते और साइम ऐसा होने नहीं दे सकता था। अपनी बेस्ट फ्रेंड को वो कभी भी डांट पड़ने नहीं दे सकता था। उन लोगों की दोस्ती ऐसी थी, एक दूसरे पर वो जान देते थे, लेकिन एक दूसरे की गैर मौजूदगी में एक दूसरे के सामने तो एक दूसरे को कच्चा चबाने के लिए हर वक्त तैयार रहते। हॉल में मौजूद कोई भी शोपीस ऐसा नहीं था जिसे परिहा ने ना तोड़ा हो। रोज की झटपट में वो बहुत सी चीजें गिरा देती और बहुत सा नुकसान करती, लेकिन मुलाजमीन उस लड़ाई से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो तो पहले से इन चीजों का इंतजाम रखते ताकि वक्त आने पर या दाइम के देखने से पहले जल्दी से वो वास या चीजें वापस उसकी जगह पर रख देते, क्योंकि दाइम को बेतरतीब चीजें बहुत बुरी लगती थी। इस बात का पूरा घर बहुत अच्छी तरह ख्याल रखता था, सिवाय परिहा के। वो तो थी अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की। किसी को परिहा की कोई हरकत बुरी नहीं लगती थी। सबकी जान थी उस नाजुक सी हसीन लड़की में। उसकी गहरी सुरमई आंखें अपने आप में ही एक सवाल थी, जिसका जवाब देखने वालों को उलझा देता था। दाइम खानजादा, मुबारक हो, इस बार भी अवार्ड आपको ही मिला है। दाइम खानजादा ने अपनी मगरूर मुस्कुराहट के साथ मुकाबिल जफर खान को देखा और बोला, अवार्ड मुझे नहीं मिला, मेरी सलाहियतों को मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है नई जनरेशन को इतना काबिल देखकर। एक मर्तबा फिर उन्होंने देखा और बोला, इस बार भी आप फिर गलत कह रहे हैं। आपको मुझे देखकर तो बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। इस टेंडर के लिए आपने भी बहुत कोशिश की थी और मुझे कामयाब देखकर आपको खुशी तो नहीं होगी। और रही बात जनरेशन की, तो मैं 35 साल का हूं। इस जनरेशन में हम थोड़े थोड़े आते हैं, क्योंकि आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं जितना आप बूढ़े बन रहे हैं।
अपनी बात को रद्द होते देखकर जफर खान मसनूई मुस्कुराहट से बोला, आपका ये जो दो टोक बात करने का अंदाज है ना, मुझे ये बहुत ज्यादा माइल करता है। दाइम खानजादा ने कहा, मेरी और भी बहुत सी सलाहियतें हैं जो लोगों को मेरी तरफ माइल करती हैं। उम्मीद है आप उन पर भी नजरसानी करेंगे। दाइम खानजादा ने साइम को आता देखकर जफर खान से एक्सक्यूज करते निकल पड़ा, जबकि पीछे से जफर खान हैरत से उस मगरूर इंसान को देख रहा था जो कि करोड़ों की डील उसके हाथ से ले जा चुका था। पता नहीं ये इंसान किस चीज का दिमाग रखता है। जफर खान ने अपनी सिक्योरिटी से कहा, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम जैसे नालायकों को मैं लाखों के हिसाब से सैलरी देता हूं और कंपनी उसकी अच्छा काम करती है, तो तुम लोगों के दिमाग में भूसा भरा है। करोड़ों की डील थी, 1 मिनट में उसने जीत ली, कल के आए लड़के ने, और तुम लोगों ने जिन्होंने इतने साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, वही ठुस के ठुस। सिक्योरिटी ने हैरत से अपने सर को देखा और दिल ही दिल में खुद को कोसते हुए बोले कि किस्मत तो हमारी खराब कि तुम जैसे इंसान की सेक्रेटरी रहे हैं जिसे कंपनी चलानी ही नहीं आती। आया बड़ा पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम यहां नौकरी के लिए आए थे। दूसरी तरफ दाइम खानजादा अपनी पूरी कंपनी का शुक्रगुजार था कि उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया और एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की। साइम खानजादा ने जब अपने भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो आगे बढ़ा और उनके गले लगते बोला, भैया मुझे पता था कि इस बार भी अवार्ड टेंडर आपको मिलेगा। उसको देखकर दाइम मुस्कुराहट पास करके बोला, लेकिन मुझे आज भी यकीन था कि तुम लेट हो जाओगे। साइम खानजादा की आंखों के सामने परिहा का चेहरा लहरा गया। वो गुम हो गया था और वो बोला, बस भैया ये आदत तो मेरी पता नहीं कब छूटेगी। खैर चलिए इस चीज का हिसाब बाद में लीजिएगा, फिलहाल बाबा को बता दें कि टेंडर हमें मिल गया है। दोनों ही भाई खूबरू हैं, एक से बढ़कर एक थे। दाइम खानजादा जो कि अपनी सुनहरी आंखों से मुकाबिल को रद्द करने के लिए हमेशा तैयार था। दूसरी तरफ साइम खानजादा छोटे भाई साहब अपनी काली गहरी आंखों से किसी भी इंसान को अपनी तरफ माइल करने का हुनर रखता था। बहुत सी लड़कियां इन दोनों भाइयों पर दिल हार चुकी थीं, लेकिन वो दोनों खुद में एक बंद किताब थे। दाइम खानजादा की जिंदगी में तो बिजनेस और घर के अलावा कोई चीज आती ही नहीं थी, जबकि साइम खानजादा की जिंदगी में सिर्फ एक लड़की थी, परिहा, जिसे वो अपनी बहन समझता था। लेकिन आने वाले वक्त में रिश्तों का मतलब बदलने वाले थे। किसी को भी इस चीज का एहसास नहीं था कि कुदरत उनके साथ क्या खेल खेलने वाली है। वक्त जिंदगी में हर आने वाला लम्हा की बाजी बदल कर रख देता है। इस बात का एहसास खानजादा को बहुत जल्दी होने वाला था। एक ग्रैंड पार्टी हवेली में रखी गई थी, तमाम दोस्तों को बुलाया गया था। दाइम बहुत खुश था कि उसकी कंपनी को टेंडर मिला है। अपनी कंपनी के एक एक मेंबर को उसने इनवाइट किया। परिहा भी बहुत खुश थी कि दाइम को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। अपने कजन्स के लिए वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी। नटखट मिजाज तो उसका था ही, लेकिन वो संजीदगी भी बला की इख्तियार करती थी। एक दिन वो खामोश होती तो पूरी हवेली में सन्नाटा सा छा जाता। उस वक्त परिहा ग्रे कलर के पाँव को छूते फ्रॉक में सर पर दुपट्टा उड़ाए सीढ़ियों से नीचे उतरी तो अपने ही सामने साइम को सेक्रेटरी से बातें करता देखकर उसे अजीब सी जलन हुई थी। वो आगे बढ़ी, लेकिन दरमियान में ही उसे रुकना पड़ा, क्योंकि दाइम खानजादा परिहा को देख चुका था और वो उसकी जानिब बढ़ रहा था। परिहा अच्छी तरह समझ चुकी थी उसके साथ क्या होने वाला है। उसने अपना दुपट्टा मजीद चेहरे पर आगे किया, लेकिन दाइम ने उसकी कलाई पकड़ी और नरमी से उसे रश वाली जगह से एक तरफ ले गया। परिहा नजरें झुकाकर उसके चमकते हुए बूटों को देखा था। दाइम उसे खामोश देखकर बोला, आपको बताया होगा अम्मा ने कि तमाम दोस्त अहबाब आ रहे हैं, तो इस तरह के लिबास का इंतखाब क्यों किया? परिहा ने अपनी गुलाफी आंखें उठाकर उसकी सुनहरी आंखों में देखा और बोली, किस तरह का? मैंने तो पूरे कपड़े पहने हैं। तभी दाइम खानजादा ने उसके दुपट्टे के हाले से चमकते हुए चेहरे को देखा और उसके सुनहरी बालों की लटों को कान से पीछे करते कहा, मुकम्मल लिबास वो होता है जो मुकम्मल आपको ढांपते। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी। जाकर ये कपड़े तब्दील करके आए, वरना अपने कमरे में ही बैठे। आपका इस पार्टी में होना कोई जरूरी बात नहीं है।
काम बस खाना ही खाना होता है ना, वो मैं खानसामा से कहकर आपके कमरे में भिजवा दूंगा। अब इतनी बात पर परिहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से वहां से निकलती चली गई अपने कमरे की तरफ, जबकि दाइम खानजादा ने उसे मंजर से हटते तक देखा था। ये उसकी आदत थी कि परिहा को बेपर्दा नहीं देख सकता था, हमेशा उसकी आबरू की हिफाजत करता था। बगैर मां की बच्ची का इन लोगों ने कदम कदम पर ख्याल रखा था, उसकी तरबियत अच्छी करने की कोशिश की थी। साइम ने जब परिहा को जाते देखा तो दाइम खानजादा की जानिब बढ़ा। भैया, मैंने दिया था परिहा को यह सूट, उसको ये कलर बहुत ज्यादा पसंद है। दाइम ने ब्लैक कलर के 3 पीस में अपने शहजादे जैसे हुस्न रखने वाले भाई को देखा और कहा, कान पकड़ो, यानी कि फिर तुम्हें भी उसके साथ डांट लगानी चाहिए। ख्याल रखा करो, हम लोगों की नजरें नहीं झुकवा सकते, लेकिन अपने आप को तो छुपा सकते हैं ना। उम्मीद है आइंदा तुम ख्याल रखोगे। साइम ने भी परिहा का मुकम्मल हुस्न अपनी आंखों के सामने लहराता देखा तो उसे अपनी गलती पर शदीद एहसास हुआ। वो सुरमई आंखों वाली लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत थी। उसे लम्हा लम्हा अपनी हिफाजत करने की जरूरत थी। दुनिया की नजरों को वो अच्छी तरह जानता था। दुनिया के बहुत से सर्द गर्म से दोनों भाइयों ने उस परी की हिफाजत की थी। वाकई में परिहा उनकी परी थी। साइम पार्टी को छोड़ता उसके कमरे की जानिब गया, जहां उसकी सोच के मुताबिक परिहा साहिबा दुपट्टा एक तरफ फेंके रोने में मसरूफ थी। उसे अपने कमरे में आता देखकर परिहा ने अपने आंसू साफ किए और बच्चों की तरह चेहरा मोड़कर बैठ गई। साइम ने जाकर उसके दोनों गाल खींचे और उसके मुकाबिल सोफे पर बैठते हुए बोला, क्या हो गया है, तुम्हें बड़े भैया की आदत का पता है ना? परिहा ने कहा, खबरदार, मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश की तो। बड़े भैया का पता है? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी अकल में कीड़े घुसे हैं। तुमने मुझे वो फ्रॉक गिफ्ट किया था। हाँ, तो तुम्हें क्या जरूरत थी आज ही पहनने की? मैंने तो दिया था कि तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा फेवरेट कलर है। ये थोड़ा ही कहा था कि आज ही पार्टी में तुम वो पहनकर घूम घूम कर आ जाना। इस तरह तैयार होने की क्या जरूरत थी? पता है ना भाई को नहीं पसंद। क्या हो गया है? भाई को पसंद नहीं, भाई को पसंद नहीं, यही रट लगाई हुई है। इंसान की खुद की कोई जिंदगी नहीं। तभी खाने की ट्रे लेकर आते दाइम खानजादा ने उसकी बात सुनी और बोला, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। अचानक उसकी आवाज सुनकर परिहा का तो चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसने आसपास अपना दुपट्टा ढूंढना चाहा, जो कि उसे बेड पर पड़ा दिखा, जबकि दाइम की नजरें एक नजर उसे देखकर झुक चुकी थीं। साइम खानजादा ने साइड से निकलना चाहा, तभी दाइम ने उसे कहा, खबरदार, अगर तुम यहां से हिले भी तो, और परिहा का दुपट्टा उठा कर दिया। परिहा ने अदब से दुपट्टा सर पर कर लिया और फिर दाइम से मुखातिब होते हुए बोली, लाला, ये मुझे चढ़ाने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि आप आ जाएंगे। सॉरी। दाइम ने कहा, सॉरी की कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा अपने बारे में तुमसे ऐसी बातें सुनकर। परिहा मजीद शर्मिंदा हुई तो साइम ने कहा, भैया क्या हो गया, वो पहले ही बहुत अपसेट है। दाइम ने कहा, जी वकील साहब, आप बोले, गलती तो मानते नहीं हो। जरा सा पढ़ लिख लेते, हमसे बहस करने लग जाते हो। अगर मैंने आइंदा तुम लोगों को ऐसे फजूल सोचे समझे बगैर कुछ भी गिफ्ट देते लेते देखा ना, तो फिर देखना, परी अच्छे बच्चों की तरह खाना खा लेना, ऊपर से ही पार्टी देख लेना, कोई खास फंक्शन नहीं है, ठीक है? और साइम साहब, आप उठकर नीचे आएंगे या रोज ऑफिस की तरह यहां भी लेट रहोगे? साइम की तरफ देखकर कहा तो परी सबसे बेनियाज दोनों भाइयों के सामने बैठकर खाना खाने लगी। दोनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा था। ये लड़की हमें पागल करने वाली थी। 1 मिनट में तो वो रो रही थी, दूसरे मिनट में लड़ रही थी और तीसरे मिनट में डांट सुनकर खाना खा रही थी। और साइम अच्छी तरह जानता था, खाना खाने के बाद उसे एक मर्तबा फिर एहसास हुआ कि नीचे उसके साथ क्या हुआ था। ये बात सोचकर दोनों मुस्कुराते हुए उसके कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद परिहा ने एक नजर उन्हें देखा और दुपट्टा वापस बेड पर फेंककर खाने से भरपूर इंसाफ करने लगी थी। उसकी गंदी आदत थी, उसे डांट पड़ती या वो नाराज होती, कुछ भी होता, लेकिन वो खाना नहीं छोड़ सकती थी। और इसी कमजोरी का पूरा घर बहुत नाजायज फायदा उठाता था।
यूनिवर्सिटी में भी अक्सर वो खाने की वजह से क्लास से निकाल दी जाती थी। पता नहीं उसे इतनी भूख क्यों लगती थी। शायद उसे भूख का भूत था। वो जितना भी खाए उसे लगता नहीं था। वो कम खाती है, उसे मजीद खाना चाहिए। रात को पार्टी से देर से फारिग होने की वजह से दाइम और साइम खानजादा दोनों ही थक चुके थे, सो गए। अचानक उन्होंने किसी की चीखों पुकार की आवाज सुनाई दी। दोनों किसी अनहोनी का एहसास लिए बाहर की जानिब गए तो गैर दानिस्ता तौर पर परिहा भागती हुई साइम के बाजू से लिपट गई और बोली, वहां खिड़की के पास कोई है, बार बार दरवाजे को बजा रहा है। दाइम ने उसकी हालत देखी तो तेजी से उसके कमरे की जानिब गया, लेकिन वहां किसी को ना पाकर उसे बहुत ज्यादा हैरत हुई। परिहा झूठ नहीं बोलती थी। साइम खानजादा ने बहुत मुश्किल से परिहा को खुद से जुदा किया और उसे पानी पिलाया। उस वक्त वो ब्लैक कलर के नाइट सूट में मलबूस थी, लेकिन उसका रंग जर्द पड़ रहा था। अक्सर बुरे ख्वाबों से वो डर जाती थी। परिहा के बाबा ने जब उसकी हालत देखी तो फौरन कहा कि वो अच्छी तरह घर की चेकिंग करेंगे, फिर देखते हैं कि कौन है। लेकिन परिहा अचानक होशो हवास से बेगाना हो गई। साइम खानजादा ने उसे उठाया और अस्पताल की जानिब दौड़ लगा दी। पूरे घर की जान बसती थी उस छोटी सी परी में। डॉक्टर ने बताया कि वो डर की वजह से बेहोश हो गई है। उसका दिल बहुत ज्यादा नाजुक है। मैंने आप लोगों से कह दिया है, मैं मजीद कोई बदमज़गी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। चच्ची साईं की मौत जिस भी तरह हुई हो, लेकिन वजह तो आप जानते हैं ना। उनके मैके वाले परी की जान के भी दुश्मन बने हुए हैं। मैं परी को यहां से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा। दाइम, कैसी बातें कर रहे हो? तुम होश के नाखून लो। परी तुमसे कितनी छोटी है। वो तुम्हारी छोटी बहन। अम्मा साईं, वो मेरी सगी बहन नहीं है। उनसे बचाने का और कोई तरीका नहीं है। साइम दूसरे मुल्क में बैठा है। आप ही मेरी इस बारे में मदद कर सकती हैं। मैं कैसे मदद कर सकती हूं? मैं कैसे खुद से जाकर कहूं तुम्हारे चचा साईं को कि वो परिहा का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दें? कहने की कोई जरूरत नहीं भाभी साईं, मैं आपसे यही बात करने के लिए आ रहा था। मेरी बच्ची को इस जहन्नुम से बहुत दूर ले जाओ दाइम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। अपने चचा साईं के जोड़े हाथ देखकर दाइम खानजादा बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं सही कह रहा हूं, मुझसे गुल की आखिरी निशानी भी छीन ली जाएगी। दाइम, तुम अपने चचा का साथ दोगे ना? मेरी बेटी को यहां से बहुत दूर ले जाओ। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे पास जिंदगी जीने के लिए कोई वजह नहीं बचेगी। गुल के बगैर मैं जिंदा हूं, लेकिन परी के बगैर मैं एक सेकंड नहीं रह सकूंगा। दाइम ने कहा, ठीक है, आप इस बारे में परिहा से बात कर लें। मैं उसे ऐसे यहां से लेकर नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने नाम करवा कर लेकर जाऊंगा। दोनों देवर भाभी ने हैरत से दाइम की जानिब देखा और बोले, क्या मतलब है? तुम जानते हो ना कि साइम। मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसी सूरत में परिहा को यहां से दूर लेकर जा सकता हूं। दाइम की अम्मा साईं बोली, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। दाइम, अपनी बोलती बंद कर लो। तुम साइम की खुशियों के दुश्मन लगे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। परिहा का निकाह होगा तो सिर्फ और सिर्फ साइम से, जो उसकी जोड़ का भी है। तुम्हें वो अपना बड़ा भाई समझती है और तुम। क्या अम्मा साईं, आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, और ये बात आप लोग जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। जबकि दाइम के चचा साईं ने परेशानी से अपनी भाभी की जानिब देखा। दाइम खानजादा फैसला सुनाकर कमरे से निकल गया था, लेकिन वहां मौजूद लोग हैरत से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अचानक घर में चारों तरफ से गोलियों की बरसात हो गई। दाइम पागलों की तरह परिहा के कमरे की जानिब गया, लेकिन वहां मौजूद किसी शख्स को देखकर दाइम के सर पर खून सवार हो गया। परिहा की जानिब उस शख्स के कदम बढ़ते उससे पहले साइम ने उसके मुंह पर लात रसीद की और ऊपर से हॉल में दे मारा, जबकि वो उस पर चीते की तरह झपटा था। थोड़ी देर में वहां पुलिस आ चुकी थी। वो लोग तो जा चुके थे, लेकिन सबका ध्यान जब परिहा की जानिब गया तो वो लोग हैरत से खड़े थे, क्योंकि परिहा के बिल्कुल साथ साइम खानजादा खड़ा था। मुझे आप लोगों से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद आपने मुझे एक मर्तबा भी बताना जरूरी नहीं समझा। साथ ही 17 साल की परिहा खड़ी थी।
उसने बहुत मजबूती से साइम का बाजू थामा हुआ था। दाइम की आंखों में मिर्चें सी चुभी थी, लेकिन वो जब्त कर गया, जबकि साइम ने परिहा को अपने बाजू के हल्के में लिया और सीढ़ियां उतरता अपने चच्चा साईं के मुकाबिल जाकर खड़ा होते बोला, आपने तो कहा था ना कि मैं परिहा का सरपरस्त हूं, इसका मुहाफिज हूं, तो आपने इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? परिहा की जान को खतरा था। मुझे ये बात अगर गार्ड ना बताते तो मुझे कभी ना पता चलती। जबकि दाइम ने उसकी जानिब बढ़ते परिहा का हाथ उसके हाथ से निकाला और बोला, तो तुम मुझसे पूछ लेते, बल्कि तुम आ गए हो तो बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं परी। अभी वो बात मुकम्मल करता उससे पहले अम्मा साईं उसके दरमियान में बोली, दाइम, भाई इतना लंबा सफर करके आया है, कल करते हैं ये सारी बातें, रात बहुत हो गई है। बच्चे जाकर थोड़ा आराम करो, सुबह इस बारे में बात होगी। लेकिन दाइम खानजादा ने कहा, सुबह बात नहीं होगी अम्मा, अभी और इसी वक्त बात होगी। जबकि उसके अजीब से लहजे पर साइम ने कहा, भैया क्या बात है, आप किस तरह बात कर रहे हैं अम्मा साईं से? मैं किसी भी तरह बात करूं तो मुझे इस चीज का जवाब दो, किस हक से तुम परिहा के इतने नजदीक खड़े हुए? तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? दाइम का लहजा देखकर साइम बोला, भैया क्या हो गया आपको? मुझे बताएं तो सही, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? साइम ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर दाइम ने उसे दूर झटका और बोला, मैं पागल हो गया हूं, सुना तुमने? लेकिन जो मैं कह रहा हूं तुम मुझे सुनो। उसकी अम्मा साईं बोली, मैंने कहा ना दाइम, अब तुम्हारी नजर में मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं, सुबह बात होगी। वो दाइम का बाजू खींचती उसके कमरे में ले जा चुकी थी, जबकि पीछे खड़ा साइम, परिहा, चच्चा साईं हैरत से ये मंजर देख रहे थे। पता नहीं इस हवेली को हो क्या गया है। साइम ने सोचा, ये तो उसकी हवेली ही नहीं जिसे वो छोड़कर गया था। मुझे लगता है भाभी साई यही फैसला ठीक है। दाइम की बात तो मेरी समझ से बाहर है। हम कल ही कल साइम और परिहा का निकाह कर देते हैं, किसी को भी नहीं बुलाएंगे, बस आप और मैं और 2-3 गवाह होंगे और अजीज, बस बाकी दाइम को बाद में देखते हैं कि उसका क्या करना है। भाभी साईं, मुझे लगता है हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। नहीं भाई, हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। आप नहीं जानते दाइम से मुझे खौफ महसूस हो रहा है। मैं उसकी वजह से अपने बेटे की खुशियां खत्म नहीं कर सकती। शुरू से मैंने साइम की नजरों में परिहा के लिए एक गर्म जज्बा देखा है, और दाइम की अचानक ये पसंदीदगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फिलवक्त यही ठीक है। दाइम, जो कि एक मर्तबा फिर अपनी मोहब्बत की दुहाई देने के लिए आ रहा था, उनकी बात सुनकर उसके कदम रुक चुके थे। जब कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा तो मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। ये बात कहते हुए दाइम के कदम परिहा के कमरे की जानिब उठ चुके थे। सामने परिहा को होशो हवा से बेगाना सोता हुआ देखा तो खामोशी से उसे लिए अपने दूसरे अपार्टमेंट में चला गया। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि हवेली के बंद कमरे से वो वजूद गायब हो चुका है, जबकि दूसरा मकीन ही उसे लेकर गायब हुआ है। परिहा को जब होश आया तो अपने सामने दाइम को देखकर उसे कुछ हिम्मत मिली थी, जहां दाइम सारी रात की सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। दाइम लाला, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है रात को वो मुझे मार देता, मुझे बहुत डर लग रहा था। परिहा बच्चों की तरह रोते अपना खौफ बता रही थी, तो दाइम ने उसके आंसू साफ किए और बोला, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। परिहा ने कहा, साइम कहाँ है? आपको पता है लाला, साइम आ गया है। मैंने मुझसे बस एक मर्तबा पुकारा था और वो आ गया। परिहा ने चारों तरफ देखा तो खुद को अनजानी जगह पर पाकर उसने दाइम खानजादा को देखा और बोली, लाला, हम किधर हैं? घर चले ना, साइम वही है। दाइम ने जब उसके मुंह से साइम का नाम सुना तो बोला, परी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी लाला, बोलें, क्या बात है? फिर यहां से जल्दी जल्दी जाना है। दाइम ने कहा, परी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तभी तो तुम मुझे अपनी छोटी छोटी हर एक बात बताती हो, साइम की शिकायतें बताती हो। परिहा, जो कि बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी, अचानक अजीब बात सुनकर
फासला बनाते हुए हैरानी से बोली, नहीं लाला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो ऐसा, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। और साइम तो मुझसे। परिहा की बात दरमियान में ही काट दी और इस तरह भी कैफियत में आगे उसकी जानिब बढ़ा और उसके दोनों बाजू पकड़ते बोला, खबरदार, अगर तुमने अपनी जबान से साइम का नाम भी लिया, तुम एक बात अपने जहन नशीन कर लो, यहां से तुम मेरी बनकर निकलोगी, वरना यहीं पर सारी जिंदगी गलने सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। परिहा अचानक दाइम के बदले लहजे से परेशान थी। दाइम की गिरफ्त मजबूत महसूस करके बोली, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। खबरदार, अगर तुमने अपना दिमाग लगाया, समझी, थोड़ी देर में तुम्हारा मेरा निकाह है। तुम्हें पता है अम्मा तुम्हारा निकाह साइम से करना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया भी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, फिर भी साइम से क्यों? मैंने सबको बता दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। और परिहा को दाइम से खौफ महसूस हुआ। किसने सोचा था कि अगले दिन परिहा का निकाह होगा? इस बात से तो वो खुद भी बहुत हैरानी में थी, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी दाइम का रवैया देखकर हो रही थी। उसने कहा, भैया मुझे यहां से जाना है। तभी दाइम ने पास पड़ा गुलदान उठाकर जमीन पर दे मारा, जो कि तेज आवाज के साथ टूट चुका था। अगर तुमने अब कोई बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं परिहा। वो खौफ से खामोश थी, क्योंकि इसके मिजाज को समझ नहीं पाती थी। अनजाने में अज़बात में सर हिला गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। थोड़ी ही देर बाद 2 गवाहान की मौजूदगी में उसका निकाह हो चुका था, दाइम खानजादा के साथ। किसने सोचा था? परिहा ने दाइम खानजादा को खामोश देखा तो बोली, अब चले यहां से, मुझे बाबा के पास जाना है। अचानक उसकी हिचकी सुनकर दाइम ने कहा, चलते हैं घर, थोड़ी देर मेरे पास तो बैठो। परिहा, जो कि पहले ही खौफ से बेहोश होने वाली थी, उसकी अगली बात सुनकर बोली, नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है। ये बात कहते जैसे ही बाहर की जानिब भागी तो उसके दुपट्टे का पल्लू परिहा के पांव के नीचे आया और वो तवाजुन बरकरार न रख सकी। पास पड़े हुए कांच के टेबल पर मुंह के बल गिरी और छन की आवाज से वो कांच का टेबल चकनाचूर हो गया। दाइम, जो कि परिहा के पीछे आया था, परिहा के खून से लथपथ वजूद को देखकर हवास खो बैठा। जब ही अपार्टमेंट का दरवाजा खुला और जैसे चचा साई और साइम वहां दाखिल हुए, परिहा की हालत देखकर वो लोग सकते में आ गए थे। उस वक्त उन लोगों को सबसे ज्यादा फिक्र परिहा की थी। इस वक्त परिहा आईसीयू में थी। साइम ने दाइम को खामोश देखा तो आगे बढ़ा और बोला, भैया ये सब क्या है? दाइम ने बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद उलझ गई थी और गिर गई। सबको न जाने क्यों दाइम की ये बात बहुत खोखली लगी थी। दाइम ने आगे बढ़कर अपनी मां की सर पर हाथ रखकर बोला, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं कभी उसे तकलीफ नहीं दे सकता, मेरा यकीन करें चचा साईं। उन्होंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोले, यही हिफाजत की है तुमने मेरी बच्ची की? उसे जबरदस्ती निकाह किया और उसे इतना गहरा जख्म दे दिया। तुम्हारी वजह से वो आईसीयू में है। दाइम, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मेरी परी को कुछ हो गया तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे, तुम मुझे भी खो दोगे। साइम ने तड़प कर कहा, मेरा यकीन करें आप लोग। तभी दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए। सब लोग बेचैनी से उनकी जानिब बढ़े। देखिए, ये बात कहते बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी मरीज की हालत सीरियस हो चुकी है। बहुत ज्यादा ब्लड वेस्टिंग की वजह से उनको वीकनेस बहुत ज्यादा है। कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिस तरह वो आप लोगों से सवाल करें उसी तरह के जवाब दें। कोई भी पुरानी बात को उसके सामने दोहराएंगे तो उसके जहन पर जोर पड़ेगा और उसका दिमाग मफलूज होने का खतरा है। सब लोग बस खामोश हो गए। उन्हें भी बस परिहा के होश में आने का इंतजार था। एकदम डॉक्टर ने आकर बताया कि परिहा को होश आ चुका है, तो दाइम बेसब्री से आगे की जानिब बढ़ने लगा। तभी चचा साई ने उसको रास्ते में रोका और बोले, खबरदार, अगर तुम मुझे मेरी बेटी के करीब नजर आए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई के बेटे हो और मेरा खून हो। तुम्हें तुम्हारी अम्मा साई का वास्ता है दाइम, मेरी बेटी को बख्श दो। दाइम खामोशी से शीशे से बाहर से परिहा को मशीनों में जकड़े देखने लगा।
परिहा की आंखें खुली तो अपने बाबा को अपने पास बुलाया। वो भी बहुत खुश थे, उनकी बेटी ने उन्हें पहचान लिया है। परिहा ने उन्हें देखा, बोली, बाबा वो लोग चले गए। वापस साइम ने मुझे एक बार फिर बचा लिया। अचानक साइम को अपने सामने देखकर वो बहुत खुश हुई। सब लोगों ने हैरत से परिहा की बात समझी थी, यानी उसे लग रहा था कि जब वो लोग रात के वक्त हमला करने आए थे तब परिहा को चोट लगी और वो अस्पताल में है। दाइम कमरे में दाखिल हुआ तो परिहा उसे देखते बोली, लाला देखे ना, साइम आ गया, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। ये मेरा दोस्त मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैं अपनी जान से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम तो मेरी मासूम सी परी हो। ये बात कहते साइम ने अपने भाई की जानिब देखा था, जो कि करीब ही अपनी आंखें सुर्ख किए खड़ा था। वो खामोशी से वहां से निकलता चला गया। उस दिन के बाद किसी ने भी दाइम को नहीं देखा। वो ऑफिस के पास अपार्टमेंट में रहता था। 1 महीने तक परी के आगे इस वाकये का जिक्र नहीं किया गया। डॉक्टर ने कहा था कि उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल निकल चुकी है कि वो किसी के निकाह में भी है। दाइम ने अपना निकाहनामा सब लोगों को दिखाया था। उन लोगों ने कसम दी थी कि जब तक परिहा खुद इस चीज को नहीं मानती तब तक कोई उसे मजबूर नहीं करेगा। उसके होश में आते इस रिश्ते से खलासी हो जाएगी। दाइम तो पहले ही परिहा की हालत का जिम्मेदार खुद को मानता था। अपने पछतावे के तौर पर खामोश रहा। साइम और परिहा को जब एक साथ देखता तो उसका दिल टूट जाता था, लेकिन जब परिहा दाइम को लाला कहती तो उसे मजीद तकलीफ होती। इसीलिए वो कोशिश करता था कि वो परिहा से फासले पर रहे। साइम ने अपने भाई की मोहब्बत महसूस की तो दिल ही दिल में कदूरत पैदा करने लगा, लेकिन उसने कभी परी को इस नजर से नहीं देखा था। इसीलिए उसने दाइम की बेचैनी दूर करनी चाहिए, लेकिन दाइम की टूटी बिखरी हालत देखकर वो कुछ कह ही नहीं पाता था। उसे दिलासा देने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अम्मा साई ने भी दाइम से बहुत मर्तबा कहा था कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, शायद परिहा की याददाश्त कभी ना आए, लेकिन दाइम ने खुद को कारोबार में इतना उलझा लिया, उसे किसी चीज का होश नहीं रहा। इस वाकये को तकरीबन 6 महीने गुजर चुका थे, लेकिन परिहा को नहीं लौटना था और ना ही वो अपनी जिंदगी की तरफ लौटी। सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे। दाइम ने भी अपने आप को जिंदगी के हवाले कर दिया था, लेकिन साइम जो अपने 5 वक्त की नमाज में अपने भाई की मोहब्बत की याददाश्त आने की दुआएं करता, क्योंकि वो जानता था कि अधूरी तड़प क्या होती है, अधूरा इश्क, अधूरी चाहत, उस चीज की तकलीफ क्या होती है। आखिर वो भी तो किसी को छोड़ कर आया था, सिर्फ एक कशिश की वजह से। लेकिन यहां आकर मालूम हुआ कि मोहब्बत जुदाई मांगती है, मोहब्बत सब्र मांगती है, और दाइम उस तकलीफ से गुजर रहा था। उसकी मोहब्बत इश्क का मुकाम हासिल करने वाली थी। इस वाकये ने जिंदगी के मायने बदल कर रख दिए थे। चाहकर भी वो लोग सही होने के बावजूद भी खुद को साबित नहीं कर पा रहे थे। ये जिंदगी के अनजाने मोड़ थे जो कि सबको उनके खसारे वापस करने वाले थे। सबका सब्र उस वक्त फल की सूरत में उनके सामने आने वाला था। चाचा साईं, मुझे माफ कर दें, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, लेकिन यकीन करें मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था कि मैं परी को इतनी तकलीफ दूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो इससे मोहब्बत करता था। मोहब्बत करते थे का क्या मतलब? तुम परिहा से अब मोहब्बत नहीं करते? अपने चचा साईं की बात सुनकर दाइम ने अपनी सुर्ख होती आंखें उठाई और उन्हें देखते हुए बोला, अब तो मोहब्बत इश्क का दर्जा पा चुकी है। मुझे नहीं समझ आता कि परिहा का मुझे याद करना, हमारे निकाह को याद करना जरूरी है, या मेरे लिए उसकी चलती हुई सांसें, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी चमकती हुई आंखों की जरूरत है। आप उसके वालिद हैं, आप उसकी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। मैंने बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों बस। परिहा की आने वाली जिंदगी में आप लोगों को कभी भी दाइम की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। दाइम ये बात करते हॉस्पिटल से निकलता चला गया, जबकि उसके निकलते ही उसके चचा ने अपनी भाभी की जानिब देखा और फिलहाल दोनों ही खामोश हो गए थे। दाइम गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसका जहन परी को देख रहा था। उसके साथ जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने सोच लिया था कि उसकी जिंदगी हसीन हो जाएगी। लेकिन जब से दाइम की मोहब्बत, प्यार परिहा पर वाज़ेह हुआ तो परिहा को तकलीफ मिल रही है।
उसने सोच लिया था वह किसी भी रिश्ते के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। अपनी माँ को बुरा लग जाए, चाचा साईं की आंखें उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की तरफ धकेल रही थी। यहां से चले जाना ही उसे बेहतर लग रहा था। अभी वो यही सोच रहा था कि किसी गाड़ी ने दाइम की कार को पीछे से हिट किया। दाइम तो समझ ही न सका, अचानक की टक्कर, लेकिन मुकाबिल ने दोबारा से हिट किया और दाइम की गाड़ी सामने मौजूद छोटी चट्टान से टकरा गई। दाइम उससे पहले वहां से निकलता वहां ब्लास्ट हो चुका था। ये खबर सुनते ही उसकी अम्मा साईं अस्पताल की हुदूद में अपना दिल थाम कर बैठ चुकी थी, जबकि साइम तेजी से रिसेप्शन की जानिब बढ़ा था, जहां में खून से लथपथ होती अपने भाई की बॉडी देखकर उसका दिल वहीं रुक चुका था। उसमें हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़े। वार्ड बॉय तेजी से आगे बढ़ा। सर जिंदा हैं, प्लीज हट जाएं सामने से। एकदम किसी ने साइम के जिस्म में सांस फूंक दी। वो तेजी से सामने से हटा और दाइम को अंदर की जानिब ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर में दाइम था, जबकि दूसरी तरफ परिहा को होश आ गया था। वो खामोशी से छत को देख रही थी। उसने किसी से भी कोई बात नहीं कही। सब लोग दाइम की सेहत की वजह से वैसे भी परेशान थे। 2 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बताया, हमें अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आपके मरीज को जिंदगी की तरफ नहीं लौटना। जाहिरी जख्मों पर तो हमने मरहम पट्टी लगा दी, लेकिन उसके दिमाग में एक जंग चल रही है। कभी दिमाग बहुत तेजी से हरकत करता है, कभी तारीकियों में डूबता चला जाता है। आप लोग एक मर्तबा उनसे बात करके देखें, हो सकता है उनकी हालत में कुछ सुधार आए। आपके पेशेंट अगर नहीं चाहते ठीक होना, शायद कोमा में जाने के बाद वो कभी ना लौटे। डॉक्टर, आप हमें नाउम्मीद कर रहे हैं। डॉक्टर ने साइम के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं तुम्हें नाउम्मीद नहीं कर रहा, बल्कि समझा रहा हूं कि आने वाले वक्त में हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहना। तुम्हारा भाई अंदर पता नहीं किस जंग से लड़ा है, जाकर उसे देखो। ऐसा ना हो कि आने वाली वक्तों में पछतावे का सामना करना पड़े। साइम उल्टे कदम लेटा परिहा के कमरे की जानिब गया। उसका दिल खुद भी अपने भाई की मोहब्बत में तड़प रहा था। परिहा साइम को देखकर उसकी जानिब बढ़ी, उसे हाथ के इशारे से रोका और बोला, कौन हो तुम? तुम वो परिहा नहीं हो जिसे मैं जानता हूं, जिसे पूरा घर जानता है। तुम तो परिहा दाइम खानजादा भी नहीं हो। परिहा, तुमने क्या कर दिया भाई की मोहब्बत को? भाई की मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारी याददाश्त नहीं गई थी। तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई ताकि भाई और तुम्हारे दरमियानी फासला कायम रह सके। तुमने खुद पूरे घर को बताया था कि तुम्हारा निकाह दाइम भाई से हो चुका है और तुम आजमाना चाहती हो, उन्हें कुछ वक्त देना चाहती हो इस रिश्ते को। 6 महीने तुमने सारी रात मेरे भाई को अपने लिए तड़पते देखा है। 6 महीने तुमने अपने और उनके रिश्ते को भाई बहन का रिश्ते से मंसूब कर दिया। 6 महीने कम थे तो तुमने उन्हें जिंदगी की खाई के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरा भाई अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है परिहा। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने आजमाने के चक्कर में उसको जिंदगी से नाउम्मीद कर दिया है। तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते, तुम्हारी मर्जी का एहतराम करते हुए सब लोगों ने इस बात को माना कि वाकई दाइम भैया ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारी मर्जी के बगैर निकाह किया। लेकिन तुमने भी तो तलाक के लिए कभी हाँ नहीं की। भैया के खिलाफ ये साजिश की कि तुम नाटक करोगी, याददाश्त जाने का। दाइम भैया ने यह बात मान ली फकत इसीलिए कि वो तुमसे मोहब्बत करते थे। और तुम क्या कर रही हो? ये वो परिहा नहीं है जो मेरी दोस्त थी। ये वो परिहा नहीं है जो कि दूसरों की तकलीफ पर तड़प जाती थी। साइम, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। दाइम मेरे शौहर हैं। तुमने उन्हें कभी अपना शौहर समझा ही कब है? तुमने तो आज तक इस निकाह को तस्लीम नहीं किया, शौहर कैसे मानोगी? मेरा भाई तुमसे मोहब्बत करता है। तुमने कभी इस बात को सिरे से माना ही नहीं। भैया ने जो कुछ किया तुम्हारी मोहब्बत में किया। तुम पर कभी कोई जोर जबरदस्ती रिश्ता नहीं लादा, तुम्हारी मर्जी का एहतराम किया। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि कभी मैंने तुम जैसी लड़की से दोस्ती की थी। परिहा, एक बात याद रखना, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा, किसी को माफ नहीं करूंगा। साइम कमरे से चला गया था, जबकि परिहा ने अपने सर को थामा और सोचा ये उसने क्या कर दिया।
उस रात शीशे की मेज पर गिरने के बावजूद उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसकी याददाश्त नहीं गई थी। दाइम के खौफ से उसने घर वालों को हकीकत बता दी थी कि दाइम उससे निकाह कर चुका है, लेकिन उसने कहा वो दाइम को वक्त देना चाहती थी। फिलहाल तलाक का कहती तो दाइम उसे कभी तलाक ना देता, इसीलिए ये प्लान बना। ये सब कुछ हो गया था। ऐसा तो कभी परिहा ने सोचा भी नहीं था। परिहा उस वक्त दाइम का हाथ थामे खड़ी थी। कमरे में कोई भी नहीं था। दाइम की आंखों पर उसने अपना लम्स छोड़ा था और उसकी कलाई थाम कर बोली, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि आप मुझे इस तरह छोड़कर चले जाएं। आपकी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि मुझे सारी दुनिया से लड़कर जीतने के बाद बेसहारा छोड़कर चले जाएं। आपकी परी आपका इंतजार कर रही है। प्लीज दाइम, मुझे माफ कर दें। मुझे इस वक्त की जालिम जंग में तन्हा मत छोड़ें। मुझे आपकी जरूरत है। दाइम, आप सुन रही हैं ना? मुझे आपकी जरूरत है। हमारे रिश्ते को आपकी जरूरत है। मुझे माफ कर दें। मैंने जो कुछ किया, मैं सारी जिंदगी उस चीज की माफी मांगती रहूंगी आपसे, मगर मुझ पर इतना बड़ा जुल्म ना करें। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। ये बात कहते हुए वहीं बैठकर रोने लगी। तभी दाइम के जिस्म में जंबिश हुई। डॉक्टर ने आकर बताया कि उनकी हालत पहले से बेहतर है, धड़कन नॉर्मल है और दिमाग भी पुरसकून है। ताई अम्मा ने परिहा को अपने सीने से लगाया था तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं रह सकती दाइम के बगैर। मैं भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। उन्हें कहें वो वापस आ जाएं। तुम्हारी मोहब्बत उसे वापस ले आई है परिहा। तुम्हारी मोहब्बत मेरे बच्चे को वापस ले आई। एक हफ्ते बाद दाइम अपने घर में सही सलामत मौजूद था, जबकि परिहा का बदला हुआ रूप देखकर वो काफी हैरान था। घर वालों ने मना कर दिया था कि वो दाइम को बात ना बताएं कि सब कुछ उसने दाइम की मोहब्बत आजमाने के लिए किया था। परिहा की ताई जान ने कहा, अगर मर्द अपनी मोहब्बत की नफी देख ले तो बर्दाश्त नहीं करता। अना का मसला बन जाएगा, दिलों में फासले आ जाएंगे। परिहा तो पहले की दाइम से जुदाई का सोचकर पागल थी। उसने अहद किया कि कभी भी दाइम को नहीं बताएगी। वो कितनी बड़ी अहमक थी। इस चीज को सिरे से नजरअंदाज करके आने वाली जिंदगी पर तवज्जो देनी बेहतर समझी थी। जबकि दूसरी तरफ साइम अपनी क्लास फेलो के साथ बैठा कॉफी पी रहा था। साइम, तुम किन सोचों में गुम हो? मुझे लगा था अब तुम जाओगे तो कभी लौट कर नहीं आओगे। साइम ने उस खूबसूरत आंखों वाली लड़की टीना को देखा और बोला, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई। जबकि टीना ने साइम का हाथ पकड़ा और बोली, तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? साइम ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल तैयार हूं, और आंखों के सामने वो अक्स लहराकर खामोश हो गया। जरूरी तो नहीं जिस चीज की चाह की जाए वो मिल जाए। बाज़ौक़ात किसी को दूर से चाह लेना भी मोहब्बत की तकमील होता है। ये बात साइम खानजादा ने साबित कर दी थी। जिंदगी में अगर सब कुछ मिल जाए तो इंसान की ख्वाहिशात और तजस्सुस खत्म हो जाता है। एक प्यास बाकी रहनी चाहिए ताकि जिंदगी गुजारी जा सके। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।